वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 16 अगस्त 2021 और 16 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। बताएं कि बिहार के किस जेल में उन्हें 18 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में इन्हें 18 वर्ष की आयु में फांसी दिया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी और सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में डिटेल में अवश्य लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गांधी मैदान पटना में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली गई झांकियों में से किस झांकी को पहला स्थान मिला है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप यहां से याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान मिला है। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान पटना में 8 झांकियां निकाली गई। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि 8 झांकियां 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली गई थी। हालांकि अमूमन यहां पर इससे ज्यादा झांकियां निकाली जाती है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए 8 झांकियां ही निकाली गई। अब यहाँ पे आगे लिखा गया इन 8 झांकियों में से राज्य स्वास्थ्य समिति, ग्रामीण विकास विभाग, महिला विकास निगम, निबंधन उत्पाद एवं मत्स्य निषेध विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना की झांकियां निकाली गई। तो यहाँ पर ये 8 विभागों का नाम आप याद रखेंगे। तो इन 8 विभागों की झांकी ने यहाँ पर 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसमें भाग लिया। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले स्थान पर किस झांकी को रखा गया है तो यहाँ पर अगले पॉइंट में मैंने इसी चीज को लिखा है, जिसमें शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान और वहीं पे ग्रामीण विकास विभाग की झांकी को दूसरा स्थान और उद्योग विभाग की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे आगामी जितनी परीक्षा आयोजित होने वाली है, चाहे वो 67वीं बीपीएससी हो या फिर सीडीपीओ हो, चाहे वो बिहार में कोई भी परीक्षा आयोजित होती हो, यहाँ पर ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक ऐड किया है कि और मार्च पास्ट के लिए सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी में से सीआरपीएफ को पहला स्थान मिला है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि नीतीश कुमार अब तक कितनी बार गांधी मैदान में झंडा फहरा चुके हैं। और इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में झंडा फहरा चुके हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार की तस्वीर व तकदीर बदलने वाले नीतीश कुमार जी को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक 15वीं बार झंडा तोलन का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना ये 15वीं बार झंडा तोलन का कार्य किया है बतौर मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 5474 दिन पूरे किए हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड 7 बार शपथ ले चुके हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारी जानकारी को यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा किया है। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा नगर निकाय और प्रखंड स्तर पर ये सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने का घोषणा किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इसका फाइनल आंसर बनेगा, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 75वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपने भाषण में अगले 4 साल में सभी गाँवों में दुग्ध सहकारी समितियां बनाए जाने की बात कही और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि नगर निकाय व प्रखंड स्तर पर सुधा के बिक्री केंद्र भी खोले जाएंगे। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट मैंने लिखा है इसके अतिरिक्त अनाज, फल, सब्जी एवं मछली के लिए अलग अलग बाजार व्यवस्था, भंडारण की सुविधा आदि कार्य कराए जाएंगे और इस पर लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये सारे जो घोषणा हुआ ये 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरान जो भाषण दिया गया उसमें ये घोषणा किया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से कि ध्यान रखना है। जानकारी ये है कि हमारा जो पेड ग्रुप है ये 399 रुपये में सारी चीज़ें अवेलेबल करता है, लेकिन यहीं पर बीपीएससी मेकर के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको फेक ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि आपको यही सारे मटेरियल के लिए 1500 रुपया डिमांड करता है, जो कि हमारा ग्रुप नहीं है। हमारा जो ग्रुप है आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इसी व्हाट्सएप नंबर से अगर आपको जाए तभी आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, अन्यथा आप ठगी का शिकार हो सकते हैं।
वर्तमान समय में हमारा कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि 399 से ज़्यादा का डिमांड करता है, तो आप लोग इस चीज़ से बचिएगा। देखिए, हालांकि यहाँ पर 399 रुपया जो है ये बहुत कम अमाउंट मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि हमको भी पे करना होता है उस चीज़ के लिए, तो इसीलिए 399 रुपया सही फी है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे 1500 रुपया का डिमांड करते हैं, तो उस चीज़ से बचेगा। ठीक है, यही बताना मेरा उद्देश्य था। अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसे बढ़ाकर के 28% किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के राज्य कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महंगाई भत्ता को केंद्र सरकार की तर्ज पर 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। यहाँ पर आप ये याद रखेंगे, इसे बढ़ाकर 28% किया गया था, जो कि पहले 17% था। अब यहाँ पर मैंने आगे लिखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। तो इसके अतिरिक्त महिलाओं को बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए, यानी कि बीपीएससी मेंस के लिए 1 लाख रुपये देने और स्कूलों के प्राचार्य की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए कराने और प्रदेश में 3 नए कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण और अगले 4 साल में सहकारी समितियों का विस्तार और सुधा डेयरी का प्रखंड पंचायत स्तर पर विस्तार और बिहार के हरित आवरण को 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य शामिल है। तो ये सारे जो यहाँ पर मैंने ऐड किया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप यहाँ से याद रखिए, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका PDF वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर इसका नोट्स भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, जैसा आपको सहूलियत हो वैसा आप तैयार कीजिए, लेकिन तैयारी आपको करंट अफेयर्स की इसी चैनल के माध्यम से करना है। मेरा आपसे वादा है कि जिस प्रकार से मैं जनवरी से अब तक आपके साथ लगा हूँ, ये निरंतर आपके एग्जाम तक बना रहूंगा। आपके एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आपके एग्जाम के बाद मैं जरूर आपको इसका प्रूफ दूंगा और तब आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कितने प्रश्न आपके यहाँ से एग्जाम में आए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप चाहे कहीं से भी तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स से यहीं से पढ़िए, ये मेरा आपसे वादा है कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस चैनल के माध्यम से एक ऑफर निकाला गया था, जो कि 15 अगस्त और 16 अगस्त तक वैलिड था, यानी कि आज रात 12 बजे तक ये वैलिड है। और इस ऑफर की जो फी है ये 299 रुपये में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। जो कि आपको 399 रुपये मिलता था, वो सारी चीज़ें इस ऑफर फी में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस पेड ग्रुप में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो टेस्ट सीरीज 1 साल का करंट अफेयर्स, जिसमें कि बिहार करंट अफेयर्स भी शामिल होगा, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार जीके और भी कई सारे PDF आपको यहाँ पर इस पेड ग्रुप के तहत प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका फी है 299। सारी जानकारी आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगा, जिस पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। डेमो PDF मिलेगा आपको, और ध्यान रहे यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। तो आज आखिरी दिन है, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न कि बाघा बॉर्डर के साथ साथ बिहार के किस जिले में मध्य रात्रि 12:01 पर तिरंगा फहराया जाता है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्णिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बाघा बॉर्डर के साथ साथ बिहार के पूर्णिया जिले का भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक भारत की दूसरी ऐसी जगह है जहां पर आज़ादी से लेकर अब तक बीते 75 सालों में 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि 12:01 पर तिरंगा फहराया जाता है और इस परंपरा को आज तक निभाया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि भारत में सिर्फ बाघा बॉर्डर और पूर्णिया के झंडा चौक पर ही मध्य रात्रि को 12:01 पर ध्वजारोहण का कार्य होता है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने बाघा के बारे में लिखा है कि बाघा भारत के अमृतसर तथा पाकिस्तान के लाहौर के बीच ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित एक स्थान या फिर एक गांव है जहां से दोनों देश की सीमा गुजरती है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे कि बाघा के साथ साथ, यानी बाघा बॉर्डर के साथ साथ बिहार के पूर्णिया जिले के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर ये दोनों स्थान ऐसे हैं जो कि भारत में पहली बार मतलब कि झंडा फहराया जाता है 12:01 पर। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न, हाल में भारत में किस आर्द्रभूमि या फिर वेटलैंड्स को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि थोल, वाधवाना, सुल्तानपुर, भिंडावास, ये सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में भारत की 4 आर्द्रभूमियों या फिर वेटलैंड्स को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दिया गया है। ये स्थल है गुजरात के थौल और वाधवाना, जबकि हरियाणा के सुल्तानपुर और विंडावास। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम दो जो ऑप्शन नंबर ए और बी में जो है ये कहाँ के हैं, ये गुजरात के हैं, जबकि दूसरा सुल्तानपुर और विंडावास जो है ये हरियाणा के हैं। तो दोनों यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इसके साथ ही अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है और इन स्थलों से आच्छादित क्षेत्र अब 10,83,322 हेक्टेयर का हो गया है। ये यहाँ से आप याद रखेंगे। भारत में अब इनको मिलाकर, इन चारों को मिलाकर रामसर स्थलों की जो संख्या है ये 46 हो चुकी है।
अब यहाँ पे मैंने रामसर सूची के बारे में कुछ चीज़ों को ऐड किया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसे देख लेते हैं। तो रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तंत्र या फिर नेटवर्क को विकसित करना और सुरक्षित बनाए रखना है जो कि वैश्विक जैविक विविधता को संरक्षित करने और सुरक्षित रखने के साथ साथ मानव जीवन की अपने इकोसिस्टम के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से सहेजे रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यह भी बात आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो अभी हाल ही में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में कितने स्थानों को मतलब इसमें शामिल किया गया है, तो 4 स्थानों को, जो कि 2 गुजरात से हैं, 2 हरियाणा से है। और अब भारत में कितने रामसर स्थल है, ये 46 हो चुके हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हाल ही में पोलैंड में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के कंपाउंड कैडेट स्पर्धा में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किया। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि हाल में पोलैंड में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कंपाउंड कैडेट स्पर्धा में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीती और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किया, जिसमें कि 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। अब यहाँ पे कौन कौन खिलाड़ी ने कौन कौन सा पदक जीता उसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला है कि अंडर 18 कैडेट कंपाउंड मुकाबले में साहिल चौधरी, मिहिर नितिन और कुशल दादल की टीम ने अमेरिका को 231 के मुकाबले 233 अंकों से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। तो 1 स्वर्ण यहाँ पे होता है। और फिर यहाँ पे अगला है कि महिलाओं में परिणीत कौर, प्रिया गुज्जर और रिद्धि वर्षिनी की टीम ने तुर्की को 216 के मुकाबले 228 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो ये दूसरा हुआ। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट लिखा गया, मिक्स्ड स्पर्धा में भारत ने अमेरिका को 152 के मुकाबले 155 अंकों से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। तो ये तीसरा। तो कुल मिला के 3 स्वर्ण पदक भारत ने पोलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में मतलब अपने नाम किया। कुल मिला के 5 पदक यहाँ पर जीता गया, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और कांस्य 1 था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए, यही सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न में बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इस परमाणु जो मिसाइल है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और ये 290 किलोमीटर के रेंज तक कई तरह के हथियार पहुँचाने में सक्षम है। और इससे पूर्व पाकिस्तान ने शाहीन 3, बाबर क्रूज मिसाइल और फतह 1 को लॉन्च किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आप याद रखेंगे। ये सारी मिसाइल का संबंध पाकिस्तान से है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे, 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ किया है। तो ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ किया है और यह पहल 15 अगस्त से प्रभावी हुई है, यानी कि कल से यह प्रभावी हुआ है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा है, इस कार्यक्रम को राजस्व और कृषि विभाग तथा टाटा ट्रस्ट के साथ संयुक्त रूप से लागू किया गया है। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है और ये पहल 15 अगस्त से प्रभावी माना जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। इसमें इस मतलब इसे लागू करने के पीछे जो हाथ है, ये राजस्व और कृषि विभाग और साथ ही टाटा ट्रस्ट का इसमें मतलब कि संयुक्त रूप से हाथ है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि हाल ही में जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा नवीनतम विश्व एथलेटिक्स पुरुषों की रैंकिंग में कितने नंबर पर पहुंच गया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में भारतीय जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा नवीनतम विश्व एथलेटिक्स पुरुषों की रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, यही है महान जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और ये गर्व की बात है, ये भारत में जन्मे हैं। अब यहाँ पे आगे मैंने लिखा है, हालांकि ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत में वे 16वें स्थान पर थे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक चला, तो यहाँ पर इन्होंने अंतिम दिन गोल्ड मेडल जीतकर यहाँ पर इस सूची में दूसरे स्थान पर अपना स्थान को कायम किया है। तो अभी सूची मतलब हाल ही में जारी की गई, तो इस सूची में इनको दूसरा स्थान मिला है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है, अब नवीनतम रैंकिंग के अनुसार वे 1315 अंकों के साथ केवल जर्मनी के जोहान्स वेटर से पीछे हैं, यानी कि इससे जो आगे हैं केवल एक खिलाड़ी हैं जो कि जिनका नाम है जर्मनी के जोहान्स वेटर। तो ये भी यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपको एक जानकारी दे दूं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 अभी हाल ही में आयोजित हुआ जापान में, तो उससे संबंधित सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में मतलब कि संबंधित वीडियो जो बनाया है वो चैनल पे अपलोड है। यहाँ पर आप ऊपर आई बटन पे इसका लिंक देख रहे होंगे, इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं और साथ ही साथ इसका PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, जो लोग अभी तक नहीं देखें इसे जरूर देख लीजिए।
अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, हाल में किस नगर निगम के द्वारा क्लीन सिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्लीन सिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है उसके बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं। तो ये एक मोबाइल ऐप जो है ये नागरिकों को कचरा उठाने वाले वाहनों के जीपीएस लोकेशन देखने, उनकी शिकायत दर्ज करने और सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव देने की सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा यह मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में ये शुरू हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है और ये भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। ये भी बात यहाँ से आप याद रखिए। इस तरह का प्रयोग पुलिस के द्वारा किया जाएगा, केरल पुलिस के द्वारा। तो इसी को ध्यान रखते हुए इसका मतलब कि शुभारंभ किया गया और ये भारत में पहली बार किया गया है। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। आप चाहे तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी एक ऑफर चल रहा है जिसको आप लाभ उठा के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर PRI21 लिख के मैसेज कीजिए। आपको यहाँ पर डेमो PDF मिलेगा, उसके बाद आप निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।